इंडिया में बड़ी सोसाइटी पोलराइज हो गई है। यहाँ चूतियापंथी हो रही है। ये हजरत आ गए हिंदुस्तान, तहरीक मूवमेंट शुरू कर दिया इंडिया में और प्रोटेस्ट चल रहा है। शायद 6 जून से चल रहा है। 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ यूथ आर एंटरिंग। 90% इंडियंस आर इडियट्स। होल सिस्टम इज कोलैप्स। ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम हॉलो। मैंने वार्निंग दिया इन लोगों को कि देखो ये होने, कल मैंने लिखा था आर्टिकल, मैंने, आप देख लीजिए फेसबुक, और वो मेरी वार्निंग नहीं माने। आज सही निकला, लाठी होना ही है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर नाज़रीन इस वक्त एक बड़ा खौफनाक किस्म का नौजवानों का मार्च जारी है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस मोहतरम मार्कंडे काजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजू साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खैरियत। आपके मुल्क में तो सर, भारत में तो इनकलाब आ गया है सर। काकरोच जनता पार्टी पार्लियामेंट का घेराव करने जा रही है इस वक्त। कोई इनकलाब नहीं है, यहाँ चूतियापंथी हो रही है। माफ करिएगा, मैं इलाहाबाद का हूँ तो मेरे अल्फाज थोड़े से अच्छे नहीं हैं, मगर आदत से मजबूर हूँ, तो लिहाजा ये लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ ये सब बिल्कुल ये सब लफंगई हो रही है। लफंगई जिसको कह रहे हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने एक बेवकूफी का बयान दे दिया कोर्ट में कि जो बेरोजगार जवान हैं वो वो दे आर लाइक कॉकरोचेस। अब ये बिल्कुल बेवकूफी का बयान था, मगर उसको उस पर बड़ी तनकीद हुई हिंदुस्तान में भी, बाहर भी। और एक स्टूडेंट बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ता था जिसका नाम है अभिजीत डिपके, DIPKE। तो ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बॉस्टन यूनिवर्सिटी, USA। उसने एज अ सेटायर, तंज तंज में एक कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। जैसे भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी जो रूल कर रही है इंडिया में, उसी के लफ्ज यूज करके कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। अच्छा, ये एक तंज था, इट वॉज सेटायर। मगर कुछ दिन के अंदर उसके 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। तो मुझे लगता है इससे एक तो इसका दिमाग खराब हो गया। ये समझने लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और कुछ दिन में मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, कुछ महीने में मेरे 50 करोड़ फॉलोअर्स हो जाएंगे, और मैं चलूं हिंदुस्तान, वहां पॉलिटिक्स करूं, सियासत करूं, और मैं बन जाऊंगा प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है इसके जहन में ये हो, क्योंकि ये भाई वहां स्टूडेंट था अमेरिका में, वहां अपनी पढ़ाई करता बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों आ गया हिंदुस्तान, और लेकिन यहाँ सर, आके। ये रिमार्क्स तो इंसल्टिंग है ना। कॉकरोचेज बड़ी तजहीक की गई है, नौजवानों ने बड़ी इंसल्ट महसूस की है इंडिया के अंदर। सही है, इंसल्ट हुई है। और ये बेवकूफी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये हजरत आ गए हिंदुस्तान और इन्होंने शुरू कर दिया एक तहरीक मूवमेंट शुरू कर दिया इंडिया में कि अब वो एक जगह है दिल्ली में जिसका नाम है जंतर मंतर। जी 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 जी। वहां पे अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं। कई लोगों के, कई ग्रुप्स जो हैं जिनके ग्रीवेंसेस हैं, वहां पे जंतर मंतर में दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये हजरत ने वहां शुरू कर दिया प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट चल रहा है। शायद 6 जून से चल रहा है। 6 जून से शुरू हो गया। और तमाम, अच्छा, तमाम जो यहाँ हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी है, बड़ी भारी बेरोजगारी, यानी आप समझ लीजिए, अगर आपको अंदाज दे दूं कि 12 मिलियन, 12 मिलियन यानी 1.2 करोड़ यूथ आर एंटरिंग इनटू द जॉब मार्केट इन इंडिया एवरी ईयर। 12 मिलियन, but there are only 500,000 or even less jobs in the organized sector of the Indian economy। तो बाकी सब जो नौजवान है कहाँ जाते हैं? या तो बन जाते हैं सड़क पे, कोई बेच रहा है, हॉकर, स्ट्रीट वेंडर, बाउंसर, स्ट्रिंगर, बेगर्स, क्रिमिनल्स, सुसाइड्स, लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स, हम्म। है ही नहीं नौकरियां। तो लिहाजा बड़ा भारी, यानी रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में हो गया। तो इस वजह से अब लोगों ने सोचा, जो ये नौजवान लोग थे, कि भाई अब कैसे
नौकरी मिलेगी, हमको एक लीडर चाहिए, तो ये हजरत एक लीडर बन गए नौजवानों के यहाँ आके और शुरू कर दी इन्होंने ये वहां पे प्रोटेस्ट वोटेस्ट शुरू कर दिया। मुझे तो शक है, जो शुबा है, कि ये कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट है, क्योंकि ये कौन इसका खर्चा, ये हवाई जहाज से उड़ के आया अमेरिका से इंडिया, फिर इंडिया में कई शहर ये गया हवाई जहाज से, होटलों में ठहरता है, खाना खाता है अच्छा, और ये बड़े भारी भारी फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। इस सब का पैसा कहाँ से आता है? इस सब से मुझे शुबा है कि ये कोई फॉरेन इंटेलिजेंस का एजेंट है। तो फॉरेन हाउएवर ये इंटेलिजेंस मेरा, एजेंसी क्या करना चाहती है? आप क्या समझते हैं कि मोदी ऑलरेडी गैर मकबूल हो चुका है इंडिया के अंदर सर? उसके खिलाफ एक बड़ी आवाज है इस वक्त इंडिया के अंदर, तो मोदी को कमजोर करना चाहते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, मोदी कमजोर हमजोर नहीं होंगे। उसका वजह बताने लगे तो बड़ा बहुत वक्त लग जाएगा, मगर फैक्ट यह है कि इंडिया में बड़ी सोसाइटी पोलराइज हो गई है। हिंदूज are 80% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, मुस्लिम ओनली 15%, और काफी हद तक पोलराइजेशन हो गया। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो बीजेपी के सपोर्टर्स हो गए, तो मोदी तो इलेक्शन पे इलेक्शन जीतता जाएगा। अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल, जो हमेशा इट वाज ऑलवेज सेकुलर स्टेट, वेस्ट बंगाल, पहले बार बीजेपी की हुकूमत आई है वहां, बीजेपी ने इलेक्शन अभी हाल में जीता है, यानी बीजेपी बढ़ती चल रही है। हम्म। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत पोलराइजेशन हो गया इंडिया में, बीजेपी क्लेम्स टू रिप्रेजेंट हिंदूज, और हिंदूज 80% ऑफ पॉपुलेशन, तो लिहाजा वो जीतती जाती है इलेक्शन और आगे बढ़ेगी। साउथ इंडिया में भी अभी उसका इतना होल्ड नहीं है, मगर वहां भी अब शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इन सब के ये कॉकरेज जनता पार्टी के चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हुआ क्या, बस ये है कि ये जो, देखिए ये हमारे हिंदुस्तान में, आप 2 मिनट वक्त दीजिएगा, ये जो लोग हैं, मैंने एक बार कहा, बयान दिया कि 90% इंडियंस आर इडियट्स। फिर बड़ा तनकीद हुई मेरे ऊपर, ये कैसे कह दिया आपने हिंदुस्तान, मैंने कहा गलती करी, 95% है इडियट्स। क्योंकि तुम वोट देने जाते हो तो ये नहीं देखते हो कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, तुम्हारे फायदे के लिए काम करेगा कि नहीं, तुम सिर्फ उसकी जात बिरादरी देखते हो, चाहे वो, यानी आप समझिए 2024 में हमारे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ इंडिया में, और पता लगा आधे जो एमपी इलेक्ट हुए दे आर बिग क्रिमिनल्स। आप गूगल में देख लीजिएगा, मेरी बात मत मानिए। Almost 50% of MPs elected in the recent last year 2024 parliamentary election are big criminals। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब वोटर ये नहीं देखता है कि उम्मीदवार क्रिमिनल है कि नॉन क्रिमिनल, बस वो उसकी जात बिरादरी पे जाता है। ये हालत है, हकीकत है हिंदुस्तान की। तो लिहाजा कहने का मतलब, यहाँ सब चीज कोलैप्स कर गई है इंडिया में, होल सिस्टम इज कोलैप्स, ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम हॉलो, कुछ नहीं रखा है। और ये जिस कंट्री इज हेडिंग फॉर सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, जो मैं बार बार कहता हूँ, मगर ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है कि आप जाके शोर मचाएं वहां जंतर मंतर में जाके, जैसे ये सब। तो मैंने बल्कि ये एक उनके साथी हैं सोनम वांगचुक, वो वहां से आए हैं शायद, जी जी जी, लद्दाख। लद्दाख से आए हैं। उन्हें भी उठा लिया गया, जबरदस्ती उठाया गया, वो भी वहां पर अनशन कर रहे थे। वो हाँ, वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। तो मुझसे पूछा गया, मैंने कहा ऐसा है, एक उर्दू का शेर है, पता नहीं आप लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को उर्दू आती है कि नहीं आती है, तो मुझे तो बड़ा शुबा है। तो वो शेर ये है, सच अच्छा, पर सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। सच, सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। हम क्या कोई मंसूर हैं जो सूली पे चढ़े? खामोश रहो। मंसूर था ना, जो ईरान में वो सूफी सेंट था, उसने कह दिया अनल हक, आई एम गॉड, तो उसको सूली सूली पे चढ़ा दिया। तो लिहाजा ये, मैंने कहा ये अभिजीत दिप्के साहब क्यों नहीं भूख हड़ताल पे बैठे? उसको बैठा दिया, सोनम वांगचुक को, आप तो लीडर बनते हैं पार्टी के, ये अभिजीत दिप्के अभी बैठे, उन्होंने अभी हाल में बैठे वो अभिजीत दिप्के भूख हड़ताल पे, और
कह दिया फास्ट एंड टू डेथ, आमरण अनशन। मगर 2 दिन के बाद तोड़ दिया उन्होंने अपना अनशन। वो क्यों भैया सेक्रीफाइस करें? सेक्रीफाइस तो और लोग करें, मरे और लोग। ये तो इनको तो लीडरी करनी है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसके लेकिन काजू साहब, हमने देखा है कि सर, जो बुनियादी तौर पर जहां से सोनम वांगचुक ने शुरू किया, वो नीट के एग्जामिनेशन पेपर हैं जो कि लीक हुए, और 15 के करीब नौजवानों ने तो खुदकुशियां कर ली हैं वहां पर। अब क्या सुनिए इसके बारे में, सुनिए। देखिए, जो एक मेन डिमांड है ये कॉकरोच जनता पार्टी का, वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर, जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे। क्यों इस्तीफा दे? क्योंकि पेपर लीक होता है, नीट लीक होता है। क्यों लीक होता है? लीक होता है बिकॉज ऑफ मैसिव करप्शन इन इंडिया। इंडिया में करप्शन बहुत रैम्पेंट हो गया है, हर लेवल पे है, हर जगह है। इट इज नॉट जस्ट इन पेपर लीक्स। तो अगर आप एक एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे, तो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा, तो उससे पेपर लीक थोड़ी बंद हो जाएगा, नीट लीक। क्योंकि वो करप्शन रहेगा, जब तक करप्शन रहेगा तब तक पेपर लीक होता सब होता चलेगा। और मैसिव करप्शन है इंडिया में। तो लिहाजा एक एजुकेशन मिनिस्टर विल बी रिप्लेस बाय अनदर एजुकेशन मिनिस्टर, उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो पेपर लीकिंग होती चलेगी। नहीं, चीटिंग हम वो जो सोनम बड़ा वांगचुक ने सोनम वांगचुक ने जो इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि कहीं से कम से कम सुनवाई तो शुरू हो ना, कहीं से आगाज तो शुरू हो। ऐसा है यार, ऐसा है। ये सब ऊट पटांग की बातें हैं। देखिए, एक आए थे हमारे यहाँ कई साल पहले, आपको याद होगा, अन्ना हजारे करके एक शख्स थे। उन्होंने एजिटेशन शुरू किया अगेंस्ट करप्शन, तो हम लोग हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं। तो बड़ा भारी एजिटेशन शुरू किया अन्ना हजारे साहब। बदउनवानी सर, बदउनवानी। अच्छा चलो, बड़ी भारी एजिटेशन शुरू किया अन्ना हजारे ने, करप्शन हटाओ, करप्शन। क्योंकि करप्शन हर लेवल पे बहुत रैम्पेंट फैल गया। तो तमाम भीड़ आई, खासकर जवान लोगों ने, हाँ हाँ करप्शन हटेगा। वो सब टाए टाए फिस हो गया। अन्ना हजारे चले गए, करप्शन बल्कि और बढ़ गया। कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके पहले इंदिरा गांधी आई थी, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और तमाम भीड़ आई उनके पीछे और वोट उनको दिया, वो प्राइम मिनिस्टर हो गई और गरीबी हट गई। मोदी जी आए, उन्होंने कहा विकास, यानी विकास मतलब डेवलपमेंट, विकास विकास विकास। उस जमाने में 2014 का जो चुनाव होने वाला था, जो बीजेपी जीती, तो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के आए मेरे पास, सब सॉलिड सपोर्टर ऑफ मोदी। क्यों? उनको ये लगा कि विकास विकास मतलब डेवलपमेंट होगा तो हम सबको नौकरियां मिलेंगी, हजारों कारखाने बनेंगे, बस प्रोग्रेस होगी। विकास विकास, मगर फैक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। अब ये आए हैं अभिजीत जिपके साहब, इन्होंने शुरू कर दिया वो नीति। इन्हें हिंदुस्तानियों को बड़ा शौक है कि कोई पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन मिल जाए। आपने कहानी सुनी है पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन की? जी जी जी। पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन था, हेमलिन एक शहर है जर्मनी में। ये कहानी है कि वहां पे बहुत चूहे थे उस शहर में। तो उन्होंने एक बांसुरी बजाने वाला था, उसको पाइट पाइपर कहते हैं, उसको बुलाया और कहा कि तुम भाई हमारे चूहों को हटाओ। तो उसने कहा ठीक है, इतना पैसा दीजिएगा हमको, हम हटा देंगे। बोले ठीक है। तो उसने वो बांसुरी बजा के चूहों को ले गया, एक नदी में डुबो दिया। फिर वो आया, उसने पैसा मांगा हेमलिन के लोगों से, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा नाराज हुआ, उसने फिर बांसुरी बजाना शुरू किया और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे आए, वो ले गया नदी में, उनको डुबो दिया। तो कहने का मतलब, हमारे हिंदुस्तानियों को कोई पाइड पाइपर मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। कोई हमको आगे आगे चल के चाहे नदी में डुबो ही न दे। पाइड पाइपर और हेमलिन पहले इंदिरा गांधी थी, अच्छा फिर ये काजू साहब, आपने आपने जो ये फरमाया कि इसके पीछे को फॉरेन एजेंट हो सकता है, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी हो सकती है, तो फिर वो क्या हासिल करना चाहती है, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है तो? भैया ये मैं नहीं कह सकता हूँ, आई हैव नो आइडिया। बट दिस क्रिएट्स अ सस्पिशन कि एक तो ये पढ़ रहा था वहां बॉस्टन, अमेरिका में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, तो पढ़ाई छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों आ गया? और तो दूसरी अपने चीज मुल्क यहाँ में आया है सर, काजू साहब किसी पड़ोसी मुल्क में थोड़ा ही, क्या अपने मुल्क में आया है।
अरे साहब, सब लोग चाहते हैं अमेरिका ही में कंप्लीट करें, वहीं सेटल हो जाएं। अमेरिका में कौन यहाँ आना चाहेगा? ये आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जहन्नुम हो गया। अरे सुनिए साहब, वो जन्नत से कोई जहन्नुम आना चाहेगा? अमेरिका जन्नत है। आप, मैं बहुत बार गया हूँ, आप गए नहीं कभी। और यहाँ आपका पाकिस्तान, हमारा हिंदुस्तान, ये जहन्नुम है। तो कोई आना चाहेगा जन्नत से जहन्नुम? बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप। और दूसरी चीज, इतना इसका खर्चा कौन देता है? ये नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर एक शहर से दूसरे शहर बहुत फ्लाई करके जाते हैं। कौन देता है ये हवाई जहाज का पैसा? अच्छे होटल में रहता है, खाना अच्छा खाता है सब। इसके प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे आजकल चल रहा है वहाँ जंतर मंतर दिल्ली में, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स और बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बड़ा खर्चा लगता है, लाखों कहाँ से पैसा ये सब आ रहा है? तो इस सब से शुभा नहीं पैदा होता कि कहीं से somebody is अभी financing जो him? सर इतलात आ रही है, मीडिया पर देख रहा था, वो फायरिंग की इतलात आ रही हैं कि भाई बाकायदा से क्या? फायरिंग फायरिंग हो रही है वहां पर इंडिया में। देखिए, ऐसा सुनिए, ये इन्होंने अभिजीत दिपके साहब ने अनाउंस किया कि हम लोग मार्च करेंगे फ्रॉम जंतर मंतर टू पार्लियामेंट। ठीक है। अब ये नहीं, मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है, मेरे फेसबुक पेज पे देख ली। मैंने कहा देखिए, मैं आई एम गिविंग अ वार्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू जॉइन दिस मार्च टू पार्लियामेंट कि देखिए, पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी। वहां नो गवर्नमेंट कैन टॉलरेट or permit a group of people marching in a mob and entering, coming up to parliament. They will be stopped in between. Force will be used. पुलिस रोकेगी, और जरूरी पड़े तो फिर टीयर गैस और वाटर कैनन और लाठी चार्ज ये सब होगा। इससे काम न चले तो बुलेट्स यूज होंगे। और मैंने वो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए। मैंने कहा एक जनवरी 1905 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में ब्लडी संडे हुआ कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स दे मार्च टुवर्ड्स विंटर पैलेस, जहां उस जमाने में उनका रशिया का रूलर को जार कहते थे, जार निकोलस सेकंड, उनको एक पिटिशन ऑफ द ग्रीवेंसेस देना चाहते थे। रास्ते में उनको रोक के गोलियां चलाई सिपाहियों ने और 4,000 मार डाले गए, जिसको कहते हैं ब्लडी संडे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया वेंडेमेयर का, जो अक्टूबर 1795 में हुआ, जब एक 30,000 पेरिस के लोग हुआ प्रो रॉयलिस्ट, दे वर मार्चिंग टुवर्ड्स द नेशनल कन्वेंशन, जो उस जमाने का पार्लियामेंट कहलाता था। तो जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को ऑर्डर आया, तो नेपोलियन ने ही फायर्ड व्हाट इज कॉल्ड विफ ऑफ ग्रेप शॉट। ग्रेप शॉट मतलब तोप के गोले, और जी। सबको। तो कहने का मतलब, रास्ते ही में ही रोका जाएगा। कोई सॉवरेन बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती है कि साहब एक झुंड का झुंड आ जाए और सर आपके सर पे चढ़ जाए। कोई बर्दाश्त करेगा? कोई गवर्नमेंट? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट परमिट करेगी कि एक ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ बैठे? ये कोई सॉवरेन बॉडी टॉलरेट करेगी? मैंने वार्निंग दिया इन लोगों को कि देखो ये होने, कल मैंने लिखा था आर्टिकल, मैंने, आप देख लीजिए फेसबुक, और वो मेरी वार्निंग नहीं माने, आज सही निकला कि लाठी होना ही है ना। कैन यू, विल एनी सॉवरेन बॉडी एक्सेप्ट दिस कि आप एक झुंड का झुंड लेके उन पे चढ़ बैठे हैं? उनके पास आर्मी है, पुलिस है, क्या वो रोकेंगे नहीं? आई गिव द वार्निंग टू दीज यंग पीपल, मगर ये मेरी बात माने नहीं, और वो गए इनके साथ। अभिजीत जिपके, जो जिनको मैंने कहा पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन है, वो बांसुरी बजा के ये लड़कों को पीछे पीछे नदी में डुबो देगा।